वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 182 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। अभी तक 181 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 181 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग्म जो है सही सम्मिलित होंगे। इसमें क्या क्या है? एक द्रोणाचार्य पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है और अर्जुन पुरस्कार है। और ये हैं आपके कूट इनके हिसाब से। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के सामने लिखा, उन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, एनडीए सरकार ने 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया। इसके सामने लिखा, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के सामने लिखा, खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए देता है। और अर्जुन पुरस्कार के सामने लिखा है, किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। देखिए, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो तो ठीक है, उन प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षित किया है। ठीक है। जो अर्जुन के द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था क्या दिखता है वत्स, तो अर्जुन ने बोला चिड़िया की आंख दिखती है। तो उन्हीं के नाम पर यह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। बाकी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वो करता है उसको दिया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों द्वारा रिटायरमेंट के बाद, ये गलत है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऐसी संस्थाओं को जीत दिया जाता है जिन्होंने खेलों को आयोजित किया या खेलों को आयोजित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तीसरा वाला सही सम्मिलित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो भी पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, शानदार प्रदर्शन करता है, उसको दिया जाता है, ना कि किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धि के लिए। तो यहाँ तीसरा चौथा गलत है, केवल दूसरा और पहला करेक्ट है। तो कितने यहाँ पर जो हैं सही सम्मिलित हैं? केवल 2, बी है इसका आंसर। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और परिवर्तित मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। और यह 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही सम्मिलित है। और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने हेतु भारत सरकार द्वारा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन के लिए दिया जाता है। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और यह प्रशिक्षकों को निरंतर आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो दूसरे में था ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में तो करेक्ट है जो वहाँ लिखा है, और राजीव गांधी वाला भी करेक्ट है। इनकरेक्ट है अर्जुन पुरस्कार वाला। ठीक है, तो ये तो ठीक है। बाकी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इनकरेक्ट है वहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चौथा वाला इनकरेक्ट है वहाँ पर। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा इनकरेक्ट है। वो द्रोणाचार्य दूसरे में है, वहाँ तीसरा आ गया गलती से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। प्रायः समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र, ये समाचारों में ये क्षेत्र है, और समाचारों में होने का इनका क्या कारण रहा? कितने इसमें से सही सम्मिलित होंगे वो बताना है। उत्तरी किवू और इटूरी, नारगोनो काराबाख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खेरसान और जपोरिजिया।
नारगोनो काराबाख जो क्षेत्र है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है, विवाद का क्षेत्र। और उत्तरी कीवू और इटूरी जो है वो कांगो गणराज्य से संबंधित है। और खेरसान और जपोरिजिया यूक्रेन और रूस के बीच विवादित क्षेत्र है। तो कितने सही सुमेलित हो गए? कोई भी सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो सारे के सारे ये मिसमैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, डी। तो किबू और इटूरी जो है वो कांगो गणराज्य से संबंधित है। कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच 1994 में युद्ध हुआ, जिसमें 8 लाख से अधिक रवांडा के तुत्सी और हुतस लोगों का नरसंहार कर दिया गया। तो पहला वाला मिसमैच है। बाकी नारगोनो काराबाख क्षेत्र जो है दक्षिणी पश्चिमी अजरबैजान का क्षेत्र है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है ये। तो दूसरा वाला मिसमैच है। तीसरा वाला भी मिसमैच है। जो खेरसान और जापोरिजिया वो यूक्रेन से संबंधित है, यूक्रेन और रूस के बीच विवादित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? मगध में, गांधार में, कलिंग या आंध्र में? आंध्र से संबंधित है इसका, आंध्र प्रदेश, डी है इसका आंसर। धान्य कटक वर्तमान में दक्षिण पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के निकट स्थित एक छोटा सा नगर है, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला के राजाओं को कालचक्र धर्म के सार स्वरूप की शिक्षा दी थी। और धान्य कटक मूर्ति कला शैली है। धान्य कटक मूर्ति कला शैली का जो विकास है वो अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती शैली भी कहा गया है। और अमरावती दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले के पास स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में है। ये एडिशनल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, धान्य कटक शैली से रिलेट करती हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्नि 5 के बारे में कुछ लिखा है, अग्नि 5 के बारे में कुछ लिखा है, ब्रह्मोस के बारे में कुछ लिखा है, अग्नि 5 के बारे में कुछ लिखा है। अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है जिसे संयुक्त अमेरिकी भारत ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। केवल एक ही सही है इसमें। देखिए अग्नि 5 जो है वो शॉर्ट रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज है, मध्यम दूरी की नहीं है, लंबी दूरी की है। तो डी के सही होने की संभावना। लेकिन यहाँ सरफेस टू सरफेस लिखा है, यहाँ भी लॉन्ग रेंज लिखा है, लेकिन यहाँ सरफेस टू एयर लिखा है। तो अग्नि 5 तो सरफेस टू सरफेस है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। गोला करते रहिए, एलिमिनेट करते रहिए। ब्रह्मोस एक पराधुनिक क्रूज मिसाइल है जिसे संयुक्त अमेरिकी, देखिए ब्रह्मोस एक है तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लेकिन इसको संयुक्त रूसी अमेरिकी ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी, रूस और भारत का संयुक्त उद्यम है ये। तो गलत हो गया सी वाला भी, डी वाला सही हो गया। फिर अग्नि 5 लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। डी है इसमें आंसर, ठीक है। तो अग्नि 5 जो है वो लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ना कि सतह से हवा में। और बैलिस्टिक मिसाइल है एक जो 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है। ब्रह्मोस की बात करें तो पराधुनिक क्रूज मिसाइल है जिसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। 2 प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हैं आज इस टेस्ट में, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, पॉलिटी का प्रश्न है। विधायकों के वोट का मान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सभी सांसदों के वोट का मान एक समान होता है। दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। देखिए विधायकों के वोट का मान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और सभी सांसदों के वोट का मान एक समान होता है, तो दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। विधायकों के वोट का मान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है क्योंकि ऐसे प्रत्येक वोट के मान की गणना अलग अलग राज्यों में अलग अलग की जाती है। इसके लिए एक लंबी सी तालिका है, पूरे A4 पेज भर जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन इतना ही याद रखिएगा, विधायकों के वोट का मान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और सांसदों के वोट का मान एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 यहाँ पर कथन है।
पहला कथन है, भारत में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता प्रबंधन जो समितियां हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करनी है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। देखिए दूसरा वाला तो करेक्ट है, पहला वाला गलत है। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, ना कि क्योटो प्रोटोकॉल। इनकरेक्ट पूछा, पहला ही गलत है। तो भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। ये कई बार बताया है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, नागोया में क्या है, मॉन्ट्रियल में क्या है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा तथा हाल के पिछले कुछ दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों की सुर्खियों में था? अंगोला, इजराइल, इक्वाडोर, सोमालिया। इजराइल की तो इतनी बुरी हालत नहीं है, इक्वाडोर भी इसका आंसर नहीं है, अंगोला भी नहीं है, इसका आंसर है सोमालिया, ऑप्शन नंबर डी। तो सोमालिया दशकों से गृह युद्ध और खाद्य संकट से जूझ रहा है। हाल के पिछले दिनों में यह अति गंभीर और दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। और सोमालिया लंबे समय तक सूखे, संघर्ष, विस्थापन और असुरक्षा से प्रभावित रहा, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का सामना करना पड़ा। सोमालिया एक अफ्रीकी देश है। ये प्रश्न है पॉलिटी का। डैश में फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा अनुच्छेद आएगा? डैश अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। अनुच्छेद 360, 356, 352, 355। इसमें तो है नेशनल फाइनेंस इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, तो 360 तो हो नहीं सकता। 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, यानी स्टेट इमरजेंसी, ये भी नहीं होगा। 352 में है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, तो 355 ही बचा, यही आंसर होगा इसका, ए है इसका आंसर। सी डी और बी सी डी के तीनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने उन पे। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ या केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। देखिए कल का जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 181, उसमें साउंड का इश्यू हो गया था, लेकिन उसको आप जो है पीपीटी को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है वो, जिसको या तो वीडियो को, टेस्ट को पूरा डिलीट करना पड़ता, सुधारा तो जा नहीं सकता था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, जापान। भूजल होता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा जो उपयोग करता है विश्व में वो भारत ही है, तो बी है इसका आंसर। देखिए भारत विश्व में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपयोग करता है। विश्व बैंक के अनुसार यह प्रति वर्ष अनुमानित 230 क्यूबिक किलोमीटर वैश्विक कुल के 1/4 से अधिक भूजल का उपयोग करता है और 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है भारत में। अविश्वसनीय और अपर्याप्त सार्वजनिक जल आपूर्ति के कारण शहरी निवासी भूजल पर निर्भर हैं, क्योंकि 89% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। हरित हाइड्रोजन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, और कितने इसमें सही होंगे? हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट यह है। इसे प्राकृतिक गैस के मिलाकर ताप या शक्ति प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए हरित हाइड्रोजन को आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो गलत है पहला वाला। बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, तो कितने सही हो गए? केवल 2। हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन,
हरित हाइड्रोजन को अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। आंतरिक दहन के लिए हरित हाइड्रोजन का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, हालांकि इसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में कुछ परिवर्तनों के साथ किया जा सकता है। यूपीएससी करती है इस तरह के प्रश्नों को स्टेटमेंट बनाकर, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाने लगे हैं। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है, क्योंकि स्वच्छ माध्यमों से उत्पादित हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में इंजेक्ट किया जा सकता है और परिणामी मिश्रणों का उपयोग केवल प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से होने वाले उत्सर्जन की तुलना में कम उत्सर्जन के द्वारा ऊष्मा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो दूसरा सही हो गया। तीसरा भी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन का उपयोग दो प्रकार के वाहनों में किया जा सकता है, आंतरिक दहन इंजन और ईंधन सेल। उदाहरण के लिए जर्मनी की हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन। पारा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो सोने की खनन होती है, सोने की खनन गतिविधियां विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत हैं। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है क्या? यानी थर्मल पावर प्लांट से। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, स्वर्ण खनन से आसपास के जल संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। स्वर्ण खनन से विषाक्त अवशेषों में 3 दर्जन से अधिक खतरनाक रसायन शामिल होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, पारा हो गया, इसको सीसा भी बोलते हैं, पेट्रोलियम उपोत्पाद हो गए, अम्ल हो गया और साइनाइड हो गया। तो पहला वाला सही हो गया और दूसरा वाला भी करेक्ट है। अधिकांश पारा प्रदूषण कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो दूसरा करेक्ट है। और पारा उत्सर्जन के लिए कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों का योगदान कोयले के दहन से होने वाले कुल उत्सर्जन का कितना? 70.7% है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन प्रणाली है, यानी नेविगेशन प्रणाली है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, कनाडा, इनमें से किसके पास है अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, कनाडा के पास नहीं है, जापान के पास है। इसका आंसर जापान है, इजराइल के पास नहीं है। तो विश्व में संचालित मार्ग निर्देशन प्रणाली यानी नेविगेशन प्रणाली, जो खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, किस किस के पास है? अमेरिका के पास है, अमेरिका की है जीपीएस, और रूस की है ग्लोनास, और यूरोपीय यूनियन की है गैलीलियो, चीन की है बेइडो, और भारत की है नाविक, और जापान की है ZQSS। तो जापान इसका आंसर है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है अंतरिक्ष में पिंड पाए जाते हैं, जो हैं सेफीड, निहारिकाएं और पल्सर। इनका वर्णन आप किस तरह से करोगे? कौन क्या है? उपरोक्त में से कितने जो है सही सम्मिलित है इसमें? सेफीड के सामने लिखा है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। निहारिकाएं के सामने लिखा है तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। और पल्सर के सामने लिखा है न्यूट्रॉन तारे, जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। देखिए, जो निहारिकाएं हैं ना, निहारिकाएं वो अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल हैं। तो बी का तो सही सुमेलित नहीं है, बी वाला। और जो सेफीड है, सेफीड तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। तो पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी मिसमैच हो गया। ये पल्सर वाला सही है, तीसरा वाला। न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल ईंधन तारों का जो ईंधन है वो खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, यानी वो सिकुड़ने लगते हैं। तो तीसरा केवल सही है। कितने सही सुने थे? केवल एक, ए है इसका आंसर। तो सेफीड्स, जिन्हें सेफीड वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से प्रकाशित होते हैं, और इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मिसमैच है पहला, दूसरा भी मिसमैच है।
क्योंकि निहारिकाएं अंतरिक्ष में धूल एवं गैस का विशाल बादल हैं। कुछ निहारिकाएं एक मृत तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल के माध्यम से बनते हैं, जैसा कि सुपरनोवा। और तीसरा वाला सही है। नासा के अनुसार पल्सर एक सुदृढ़ चुंबकीय क्षेत्र वाला तीव्र घूर्णिमान न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर एक विशाल तारे की ऊर्जा समाप्ति को संदर्भित करता है, जो अपने ही वजन के नीचे गिरने और सुपरनोवा के रूप में प्रस्फुटित होने का परिणाम है। तो तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी यानी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है? पहला है कार क्रैश या टक्कर हो गई कार की, तो एयर बैग तुरंत खुल जाते हैं। ठीक है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर जाता है, तो जो हार्ड ड्राइव है उसकी जो हार्ड डिस्क है वो तुरंत बंद हो जाती है। और तीसरा है स्मार्टफोन के झुकाव का, जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन। ठीक है। स्मार्टफोन झुक जाता है तो वो लैंडस्केप में पहुंच जाता है। लैंडस्केप ये है, और पोर्ट्रेट मोड तो उसका ये वाला रहता ही है, रील वाला। देखिए, इन तीनों प्रकारों के लिए एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। इन तीनों चीज़ों के घटित होने के लिए एक्सेलेरोमीटर यानी त्वरणमापी के प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है। कार क्रैश टक्कर, जिससे एयरबैग तुरंत फूल जाते हैं, फैल जाते हैं या खुल जाते हैं। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़े तो हार्ड डिस्क जो है बंद हो जाती है। स्मार्टफोन को झुका दो तो लैंडस्केप मोड में चला जाता है, सीधा कर दो तो पोर्ट्रेट में ही रहता है। अधिकतर इस तरह के प्रश्न में तीनों ही सही हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। ठीक है। तो त्वरणमापी के प्रकार हैं ये, पहला करेक्ट है, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल है, इसको पढ़ सकते हो आप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जननी सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। और तीसरा है, इस योजना को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। और यह योजना 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है क्या? 12 अप्रैल 2005 की योजना है ये जननी सुरक्षा योजना। बिल्कुल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में लागू की जा रही है, पहला वाला सही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना, ये वाला भी ठीक है। इस योजना को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात शिशु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था, ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा वाला गलत है, क्योंकि 2005 की जननी सुरक्षा योजना 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती। ठीक है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो जननी सुरक्षा योजना, यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिसमें कम प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उन पर विशेष जोर दिया गया है। और यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। और क्या, इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य नहीं है। उसकी आवश्यकता तो है नहीं ना अलग से, वो तो मातृत्व लाभ में ही आ जाएगा। तो 15 प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।